भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी। किसे और कब लगेगी, क्यों डेंगू? डेंगू से बचाव की लड़ाई में भारत को पहली बार एक वैक्सीन मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने जापानी दवा कंपनी ताकेदा की क्यू डेंगू वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। फिलहाल इसे 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए मंजूर किया गया है। लेकिन क्या अब हर बच्चे और वयस्क को यह वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? यह भारत में कब उपलब्ध होगी? इसकी कितनी डोज लगेंगी? क्या वैक्सीन लगने के बाद डेंगू बिल्कुल नहीं होगा? और क्या इसे लगवाने के लिए पहले डेंगू होना जरूरी है? आइए इस खबर को अब आसान भाषा में समझते हैं और एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। क्यू डेंगू वैक्सीन का वैज्ञानिक नाम TAK003 है। यह एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें डेंगू वायरस के कमजोर किए गए रूप मौजूद है। इसे डेंगू वायरस के चारों प्रमुख प्रकार DENV 1, 2, 3 और 4 के खिलाफ शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए बनाया गया है। क्यू डेंगू भारत में नियाम किए मंजूरी पाने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वैक्सीन आज से ही अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होगी। खबरों के मुताबिक कंपनी ने इसे भारत में 2027 की पहली छमाही में लॉन्च करने की योजना बनाई है। शुरुआत में यह निजी अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स में ही उपलब्ध हो सकती है। फिलहाल इसकी कीमत भी अभी घोषित नहीं की गई है और यह भी साफ नहीं है कि इसे सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा या नहीं। अब क्यू डेंगू वैक्सीन की डोज समझ लेते हैं। क्यू डेंगू वैक्सीन की कुल 2 डोज लगती हैं। प्रत्येक डोज 0.5 ml की होती है और इसे त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। पहली और दूसरी डोज के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतर रखा जाता है। इस वैक्सीन की एक खास बात यह है कि इसे लगवाने से पहले आपको सामान्य रूप से यह साबित करना जरूरी नहीं है कि आपको पहले से डेंगू हो चुका है। यानी प्रायर डेंगू इन्फेक्शन की जांच या एंटीबॉडी टेस्ट को इसके लिए अनिवार्य शर्त नहीं बनाया गया है और यही बात इसे पुरानी डेंगू वैक्सीन डेंगवैक्सिया से अलग करती है, जिसके इस्तेमाल पर पहले संक्रमण से जुड़ी सीमाएं रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर क्यू डेंगू कितनी प्रभावी है? इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में 20,000 से ज्यादा बच्चों और किशोरों को शामिल किया गया था। शुरुआती नतीजों में यह वैक्सीन लक्षणों वाले और जांच में पुष्टि हुए डेंगू के खिलाफ लगभग 80.2% तक प्रभावी रही है। वहीं डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने से बचाने में इसकी प्रभावशीलता करीब 90.4 की रही है। लेकिन ये शुरुआती अवधि के आंकड़े थे। ताज़ा खबरों के मुताबिक लगभग 4.5 साल के फॉलोअप में लक्षणों वाले डेंगू से बचाव में इसकी प्रभावशीलता करीब 61.2% की रही है। वहीं अस्पताल में भर्ती होने का खतरा लगभग 84.1% कम पाया गया है। यानी यह वैक्सीन गंभीर बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा काफी हद तक कम कर सकती है। इसके बावजूद यह डेंगू से 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप्स अलग अलग उम्र और पहले से डेंगू से संक्रमित हो चुके या कभी संक्रमित न हुए लोगों में भी इसका प्रभाव एक जैसा नहीं पाया गया है। खास तौर पर पहले डेंगू से संक्रमित न हुए लोगों में DENV 3 और DENV 4 से जुड़ा एविडेंस सीमित रहा है। इसलिए इसे केवल एक ओवरऑल इफेक्टिवनेस परसेंटेज से समझना सही नहीं है। अब DCGI की मंजूरी और WHO की रिकमेंडेशन का अंतर भी समझिए। भारत में DCGI ने क्यू डेंगू को 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूर किया है। दूसरी तरफ WHO की पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेशन मुख्य रूप से 6 से 16 साल के बच्चों पर केंद्रित है, वह भी ऐसे इलाकों में जहां डेंगू का संक्रमण और बीमारी का बोझ बहुत ज्यादा है। WHO फिलहाल 6 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके रूटीन प्रोग्रामेटिक यूज की सिफारिश नहीं करता है। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर संजय महाजन ने इस बारे में स्पष्ट बताया। उनका कहना है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की मंजूरी और WHO की सलाह एक दूसरे के खिलाफ है। रेगुलेटरी अप्रूवल यह बताता है कि वैक्सीन को किन आयु वर्गों में इस्तेमाल करने की अनुमति है।
डेंगू वैक्सीन किन लोगों को लगवानी चाहिए और किसे नहीं? डेंगू वैक्सीन अभी कुछ ही दिन पहले जुलाई महीने में हमारे इंडिया के डीसीजीआई का अप्रूवल मिल चुका है। तो अभी ये खुशखबरी है कि अभी आगे जो हम हर साल डेंगू से परेशान रहते थे, अब हम शायद उससे कुछ निर्यात पा सकेंगे। और अभी तक ये मार्केट में आया नहीं है, बट जल्द ही आने वाला है। और जब ये आने वाला होता है तो हमारे दिल में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि किसे लगवानी चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल पेशेंट्स हैं। तो ये जो डेंगू वैक्सीन है, डीसीजीआई ने जो अप्रूव किया हमारे गवर्नमेंट ने, वो 4 से 60 ईयर्स 4 to 60 ईयर्स एज के बीच में इन्होंने अप्रूव किया है। लेस देन 4 मोर देन 60 अवॉइड करना है। और क्या पहले डेंगू हो चुका है तभी ये वैक्सीन लगनी चाहिए? नहीं, अगर पहले डेंगू हुआ हो या ना हुआ हो, आप वैक्सीन लगा सकते हैं। बस वैक्सीन में ये है किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स लाइक डायबिटीज, जो कि कैंसर ड्रग्स पे हैं, HIV एड्स पेशेंट, इन लोगों को हमें ये वाली वैक्सीन अवॉइड करनी है। वैक्सीन के दोनों डोज, वैक्सीन ये जो है इसके 2 डोज लगते हैं 3 महीने अपार्ट, एक आज लगेगा, एक 3 महीने बाद लगेगा। और इसकी जो इम्यूनिटी होती है ये सेकेंड डोज के करीबन 3 महीने बाद फुल्ली एक्टिव हो जाता है। कोई भी ऐसा वैक्सीन जब लगता है तो 3 महीने मिनिमम लगते हैं इसके इम्यूनिटी को आने में। अब वैक्सीन लगे तो कोई तो साइड इफेक्ट होगा, बट इस वैक्सीन में बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट जो नॉर्मल एक वैक्सीन में होता है, जैसे कि ठंड लगना, बुखार हल्का सा, बदन टूटना 1-2 दिन के लिए, वैसा वाला ही सिम्टम रहेगा और कोई ऐसा मेजर एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेशन यह तय करती है कि बड़े स्तर पर टीकाकरण में किन लोगों और इलाकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत में अंतिम वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इसे लेकर अभी सामने आना बाकी है। अब बात करते हैं क्यूडेंगा के साइड इफेक्ट्स की और सेफ्टी की। क्यूडेंगा लगने के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या लालिमा, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, बुखार या सामान्य बेचैनी हो सकती है। ज्यादातर रिएक्शंस हल्के या मध्यम होते हैं और कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। क्योंकि यह एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसलिए गर्भवती महिलाओं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों और कीमोथेरेपी या इम्यूनिटी दबाने वाली दवाएं ले रहे मरीजों के लिए यह उपयुक्त नहीं हो सकती। गंभीर एलर्जी या पहले किसी वैक्सीन से सीवियर रिएक्शन हुआ हो तो डॉक्टर को इसकी जानकारी जरूर दें। अगर आप महिला हैं और गर्भधारण की योजना बना रही हैं तो वैक्सीनेशन टाइमिंग के बारे में आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी होगी। ब्राजील में क्यूडेंगा का इस्तेमाल शुरू होने के बाद WHO की मॉनिटरिंग में एनाफिलेक्सिस यानी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन के कुछ मामले सामने आए थे। इसकी दर करीब 4.4 मामले प्रति 1 लाख डोजेस बताई गई थी। इसलिए वैक्सीन प्रशिक्षित हेल्थ केयर प्रोफेशनल की निगरानी में ही लगवानी चाहिए और उसके बाद तय ऑब्जर्वेशन पीरियड करना भी जरूरी है। भारत के लिए फिलहाल यह वैक्सीन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में डेंगू का बोझ बढ़ रहा है। साल 2024 में भारत में करीब 2.33 लाख मामले दर्ज किए गए थे डेंगू के। असल संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि हर मरीज की जांच या आधिकारिक रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। ऐसे में क्यूडेंगा की सप्लाई बढ़ाने में भी भारत की अहम भूमिका होगी। ताकेदा ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई के साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की है। कंपनी का लक्ष्य उसकी मदद से सालाना करीब 5 करोड़ डोजेस वैक्सीनेशन के तैयार करना है। लेकिन याद रखिए कि क्यूडेंगा डेंगू का 100% वाला इलाज नहीं है। जिस व्यक्ति को अभी डेंगू है उसके मौजूदा इन्फेक्शन को यह वैक्सीन ठीक नहीं करेगी। वैक्सीन लगने के बाद भी मच्छरों से बचाव जरूरी होगा। आसपास पानी जमा नहीं होने देना होगा, पूरी बाह के कपड़े पहनना जरूरी होगा और साथ ही मॉस्किटो रेपेलेंट का भी प्रयोग करना होगा। इसके अलावा बुखार होने पर समय से जांच भी करानी होगी। फिलहाल इस खबर का सीधा मतलब यह है कि भारत में डेंगू से बचाव के लिए पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है।
लेकिन इसकी कीमत, निश्चित लॉन्च डेट, सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने और अलग अलग आयु वर्गों के लिए वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी की जानकारी अभी आना बाकी है। इसीलिए वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी इसे खुद से लगवाने का फैसला नहीं करना होगा। अपनी उम्र, स्वास्थ्य, अगर आप महिला हैं तो प्रेगनेंसी और इम्यूनिटी की स्थिति के आधार पर डॉक्टर की सलाह से ही ये वैक्सीन लगेगी। भारत में डेंगू वैक्सीन का आना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह मच्छरों से बचाव का विकल्प नहीं, बल्कि डेंगू के खिलाफ एक सुरक्षा की अतिरिक्त परत भर है। इसलिए सावधानी आपको तब भी बरतनी होगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।